इस्माइल रेजा, यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस को क्यों मारा आपने? वाह! मैं खुद हिंसा के खिलाफ हूँ, मैं किसी को मार ही नहीं सकता। आक्रमण करने वाला हमेशा अपने ताकतवर हाथ का ही इस्तेमाल करेगा, अपने उल्टे हाथ का नहीं। ये मेरे मुवक्किल को फंसाने की कोशिश कर। तुमने एक हत्यारे को रिहा करवाया है। इस गलती का एहसास तुम्हें आज नहीं, कल होगा। और मानो या ना मानो, उसकी हत्या के पीछे कहीं न कहीं तुम्हारा भी हाथ है। डॉक्टर रेजा, डॉक्टर इस्माइल रेजा के कत्ल के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। अपने खिलाफ इस केस में मिस्टर केडी पाठक अपनी पैरवी खुद करेंगे। आप कार्रवाई शुरू कीजिए मिस्टर जायसवाल। काश मेरे पास एक कैमरा होता, इस हसीन लम्हे को मैं हमेशा के लिए कैद कर देता। अफसोस। मिस्टर जायसवाल, आप अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए, अपने अरमानों को आराम करने दीजिए। प्लीज गो अहेड। योर ऑनर, योर ऑनर, ये केस जितना दुखद है उतना ही सरल भी है। जाहिर सी बात है कि डॉक्टर रेजा ने झूठ बोलकर पाठक साहब की आंखों में धूल झोंक कर ये मनवा लिया कि वो आरोपी नहीं है, उन्होंने खून नहीं किया, जबकि मैं तो पहले से कह रहा था कि डॉक्टर रेजा ही। बट खैर, जो भला करे उसे ही भाला लगे। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। योर ऑनर, जिस दिन इंस्पेक्टर जादव का खून हुआ और जिस दिन से डॉक्टर रेजा फरार थे, उस दिन से मीडिया मानो पाठक साहब पर टूट पड़ी। तरह तरह के सवाल उठ रहे थे और एक ही दिन में द ग्रेट केडी पाठक को हीरो से जीरो बना दिया। योर ऑनर, बार बार यही सवाल पूछ रहे थे, क्या हुआ केडी पाठक आपके उसूलों का, आपके आदर्श का? तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। लेकिन डॉक्टर रेजा ने आपकी सालों की बनी बनाई हुई इज्जत पे तो पानी फेर दिया। और सही था इन्होंने जो किया उस वक्त जो इनके दिमाग में चल रहा था, अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद यही करता। योर ऑनर, डॉक्टर रेजा ने जिस तरह से बिहेव किया है पाठक साहब के साथ, उसके बाद तो इनका खून खोलना बनता ही था। मेरा भी यही हाल होता, मेरा भी खून खोलता योर ऑनर, और मैं भी डॉक्टर रेजा को। लेकिन मैं था नहीं वहां पे, लकी मी। खैर, ये जो इमोशनल अवस्था में थे पाठक साहब, तब उनको पता चला डॉक्टर रेजा के हाइडआउट के बारे में, तो बड़े तैश में, बड़े जोश में, बड़े आक्रोश में वहां पहुंच गए उनको मिलने के लिए वो रतन मिल्स कंपाउंड में। और फिर शुरू हुई एक वकील और मौकील के बीच में बहस। और जब इनको पता चला कि ये जो रेजा, डॉक्टर रेजा है, उनको अपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, जब इनको पता चला कि इनके कहने पर भी, इनके मनाने पर भी कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, तो उन्होंने कहीं से एक चाकू निकाला और फिर शुरू हुई एक हाथापाई योर ऑनर। और पाठक साहब ने उसी चाकू से डॉक्टर रेजा की पीठ को तोड़ दिया। और द सैड एंड ऑफ द लेजेंड। क्या बात है मिस्टर जायसवाल, आपकी इस भावनाओं से भरी भावुक कहानी को सुनकर तो एक पल के लिए मुझे भी लग गया था कि मैं ही हूं हत्यारा डॉक्टर रेजा का। अभी नहीं मारा है डॉक्टर रेजा को। लेकिन जायसवाल साहब, पुस्तकों में छपी मनगढ़ंत कहानियों में और जीवन के वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। और वास्तविकता ये है कि मैंने डॉक्टर रेजा को नहीं मारा। अगर मैं ये कहूं कि डॉक्टर रेजा ने खुद कहा कि आप ही ने उनको मारा है, तो मैं कहूंगा कि लाशें बोलती नहीं। लेकिन जिंदा लोग तो बोलते हैं। हाँ, जैसे कि आप। बहुत बोलता हूँ ना, बहुत। और बहुत कुछ साबित भी करूंगा। कितने समय में? 10। योर ऑनर, ये बात तो अदालत भी मानेगी कि मरते समय इंसान झूठ नहीं बोलता, द डाइंग डिक्लेरेशन। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। सर, मैं रात के 10:15 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके निकलने वाला था कि अचानक एक फोन आया। हेलो इंस्पेक्टर दवे, मैं डॉक्टर रेजा बोल रहा हूँ। ये कीड़ी पाठक मेरे पीछे लगा हुआ है, वो मुझे मार डालेगा, उसके हाथ में चाकू है। केडी पाठक, कहाँ हैं आप? मैं रतन मिल्स कंपाउंड के गोदाम नंबर 7 में हूँ। इंस्पेक्टर दवे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं
सारे जुर्म कबूल करने को तैयार हूँ। मैंने ही इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर यादव को मारा था। प्लीज मुझे बचा लीजिए। ये कीड़ी फटक आ रहा है, वो आ रहा है। नहीं। सावंत चलो। ऑर्डर साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। नो केडी नहीं। योर ऑनर, मैं इंस्पेक्टर दवे से चंद प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं। इजाजत है। इंस्पेक्टर दवे, आप इतना विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि फोन पर जिस आवाज ने आपको ये बात बताई वो आवाज डॉक्टर रेजा की थी? केडी, मुझे मेरी ड्यूटी मत सिखाओ। मैं आपको अपनी ड्यूटी नहीं सिखा रहा। प्रतिपक्ष आपसे प्रश्न पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। वो डॉक्टर रेजा का ही फोन कॉल था और उन्हीं के सेल फोन से आया था। कोई भी किसी के सेल फोन से भी फोन कर सकता है। वैसे भी योर ऑनर, अदालत किसी केस में सुनी हुई आवाज के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता। आपसे किसने कह दिया कि फोन कॉल पे सिर्फ सुनी हुई आवाज के आधार पर हमने आपको यहाँ बुलाया? योर ऑनर, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि जिन परिस्थितियों में मुझे डॉक्टर रेजा की लाश के पास पाया गया, पहली नजर में यह सोचना स्वाभाविक है कि मैंने डॉक्टर रेजा को मारा। लेकिन योर ऑनर, सत्य तो यह है कि डॉक्टर रेजा ने स्वयं मुझे वहां बुलाया था। तुमसे तो हम जरूर मिलेंगे केडी। हम पुलिस वाले थोड़े ही। कहां जाकर छिप गए डॉक्टर रेजा? रतन मिल्स के गोदाम नंबर 7 में। आप चाहें तो मेरे फोन रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। चेक कर लिए योर ऑनर। अग्रीड के डॉक्टर रेजा ने आपको बुलाया था। अग्रीड के आप वहां पे गए थे। अब आप ये अग्री कर ही लीजिए कि आप मारने के इरादे से वहां गए थे। अच्छा जसवाल साहब, आपको मेरे इरादों के बारे में कैसे पता? क्या मैंने आपको वहां जाने से पहले मेरे इरादे बताए थे, या आपने मेरा मन पढ़ लिया, या आपने मुझे डॉक्टर रेजा की हत्या करते हुए देखा, या किसी और ने मुझे डॉक्टर रेजा की हत्या करते हुए देखा? बुल्सआई। किसी और ने देखा? कोई है हमारे पास चश्मदीद गवाह? I'll show you, योर ऑनर। ये तस्वीर योर ऑनर, इसमें ये आपके लिए भी। थैंक यू। योर ऑनर, इस तस्वीर में साफ नजर आता है कि डॉक्टर रेजा का हत्यारा कौन है। एज क्लियर एज वाटर। गोलचौकी पुलिस स्टेशन के मेल बॉक्स में कल सुबह को ये तस्वीर छोड़ गया योर ऑनर। योर ऑनर, फोटो को गौर से देखिए और अब मुझे देखिए। यूं खड़े हैं पाठक साहब रेजा साहब की पीठ के पीछे। अगर मैं यूं खड़ा हूं तो इसका क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या मैं उनके शर्ट को अल्टर कर रहा हूं? क्या मैं उनकी पीठ खुजा रहा हूं या उनकी पीठ घोप रहा हूं? माय गुडनेस मिस्टर पाठक, इस तस्वीर में तो साफ नजर आ रहा है कि आप डॉक्टर रेजा पर वार कर रहे हैं। योर ऑनर, मैं इस तस्वीर में डॉक्टर रेजा को चाकू मार नहीं रहा, उनके पीठ में घोपे गए चाकू को निकाल रहा हूं। बड़ी चालाकी से ली गई है यह तस्वीर। चालाकी तो आपने की है जवाब देने में और इस केस को घुमाने की कोशिश की है। क्या बात है। बड़ी अच्छी तरह से कहा कि मैं चाकू घुसा नहीं रहा था, चाकू निकाल रहा था। देखिए साफ देखिए, तस्वीर देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? मिस्टर जायसवाल, इस तस्वीर में मैं साफ साफ देख पा रहा हूं कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप ही नहीं देख पा रहे। एंड योर ऑनर, जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है शायद उसी ने डॉक्टर रेजा को मारा होगा आपको फंसाने के लिए। इतने दुश्मन पैदा क्यों करते हो भाई? देखिए तस्वीर में सिर्फ आप हैं, चाकू सिर्फ आपके हाथ में है योर ऑनर, और ना ही कोई बंदा है। इस तस्वीर से बढ़कर और कोई सबूत नहीं हमारे पास इनके खिलाफ। 10 minutes are not over but the game is over, sir. ठीक कहा आपने मिस्टर जायसवाल। इस केस में इस तस्वीर से बढ़कर और कोई सबूत नहीं। करेक्ट। मेरी बेगुनाही कभी नहीं समझे? समझा तो। योर ऑनर, डॉक्टर रेजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि उनकी मृत्यु का कारण उनके पीठ में चाकू एक बार घोपे जाने से हुई है। एक बार योर ऑनर।
2 बार नहीं, 3 बार नहीं, केवल 1 बार। सिर्फ एक बार, और वो एक बार आप ही ने किया। अच्छा, इस तस्वीर में जायसवाल साहब बताइए मैं क्या करने जा रहा हूँ? बिना देखे बता सकता हूँ, आप वार करने जा रहे हैं डॉक्टर रेजा की पीठ पर। मैं इस चाकू से डॉक्टर रेजा की पीठ पर वार करने जा रहा हूँ। तो ये बताइए कि इस चाकू पर डॉक्टर रेजा का खून क्यों लगा हुआ है? अरे क्या हुआ मिस्टर जायसवाल? अब तो जिंदा हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। वेरी अनलाइक यू। योर ऑनर, उस चाकू पर खून लगा हुआ है, इसका अर्थ ये होता है कि मैं डॉक्टर रेजा को मारने वाला नहीं था। उनके पीठ में घोंपे गए चाकू को मैं बाहर निकाल रहा था। अगर मैं उन्हें मारने वाला होता तो वो चाकू साफ। डॉक्टर रेजा के चेहरे पर जो दर्द है वो मेरी उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है, योर ऑनर। आप मिस्टर पाठक की बात को झुटला नहीं सकते। आई थिंक ही हैज अ पॉइंट। इस केस में मुझे किसी तीसरे इंसान का दखल दिख रहा है। इंस्पेक्टर दवे, इस फोटो को भेजने वाले को ढूंढिए। जी सर। तब तक के लिए ये अदालत मुलतवी की जाती है। मिस्टर जायसवाल, गेम ओवर एंड योर 10 मिनट्स आल्सो। वेल डन सर। जायसवाल का चेहरा तो देखने लायक था। लेकिन जायसवाल के चेहरे से ज्यादा जरूरी है उस आदमी का चेहरा देखना जिसने पुलिस को वो तस्वीर भेजी थी। सर मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जादव को भले ही डॉक्टर रेजा ने मारा हो, लेकिन कोई तीसरा है जो डॉक्टर रेजा से उन दोनों मौतों का बदला लेना चाहता है, जो उस रात रतन मिल्स में आपसे पहले पहुंचा और उसी ने मारा है डॉक्टर रेजा को और अब आपको फंसा रहा है। हाँ, बस अब ये तीसरा आदमी मिल जाए तो मिल जाएगा केडी। अब मुझे भी लग रहा है कि इस पूरे केस में सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पुलिस को भी धोखा दिया गया है। डॉक्टर रेजा का फोन कॉल नकली था। डोंट वरी केडी, ये जो भी इंसान है हम उस तक पहुंच के रहेंगे। थैंक्स सर दवे। शिफाली, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। अरे 12 का बोला था, अरे क्या 14 का? बाबा, मेरी बाइक बिगड़ गई है। शिफाली, किक स्टार्ट का प्रॉब्लम है। शिफाली, तुम्हें बाइक्स के बारे में भी पता है? अब शिफाली, मैं रिक्शा में कैसे आऊं? फिर बाइक का क्या होगा? कितनी देर लगेगी? शिफाली, मुझे कैसे पता कि कितनी देर लगेगी? अरे बाबा, मैं sarcastically नहीं बोल रहा हूँ। अरे मैं कोई मैकेनिक हूँ। हाँ, पूछता हूँ। बॉस, ओ भैया, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट है साहब, बहुत प्रॉब्लम है। सुना तुमने? 10 मिनट, मैं पहुंच रहा हूँ। अरे बाबा, पहुंच रहा हूँ बोला ना। शेफू पहुंच। हेलो हेलो हेलो। गॉड, क्या ये लड़कियां भी ना। खातून बोलो तो खतरा है भाई। क्या बोलते हैं? सही बोला भाई। साहब, आपका किक स्टार्ट फ्री हो। क्या हुआ? तुम कौन हो? तो कौन मतलब? शंकर। माँ बाप को नाम होना शंकर, शंकर शंकर राव। ऐसा हक्का बक्का क्या देख रहा है? क्या हो गया? एक मिनट। दबे। मुझे माफ कर दो साहब, मैंने किसी को क्या बिगाड़ा? मुझे क्यों मारो? गरीबों को क्यों मारो? सब छोड़ा। तूने डॉक्टर रेजा को फंसाया और फिर केडी पाठक को। बोल, कौन है तू? मैं गरीब हूँ ना, मुझे कुछ नहीं मालूम ना। मैं किसी रेजा, रसिया या रसाई को नहीं जानता, नहीं जानता। दवे साहब, इसने अपना चेहरा प्लास्टिक सर्जरी करके डॉक्टर रेजा सर का बनाया होगा। पहले इसका चेहरा देखो। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मैं किसी को नहीं जानता। सब कभी को नकाब पहना तूने।
निकाल, चल, निकाल। ना तो कोई नकाब, ना कोई प्लास्टिक सर्जरी का निशान। कौन हो सकता है ये आदमी? वो बहू डॉक्टर रेजा का हमशक्ल। कैसे हो सकता है ये? आप सभी लोग मेरे को ऐसा घूर घूर कर क्या देख रहे हैं सर? मैं कोई नमूना नहीं, एक सीधा साधा इंसान। मेरे माँ बाप को नाम होना शंकर, मैं शंकर हूं। साहब, सांता क्रूज में एक छोटा सा गैराज है जहां मैं गाड़ी रिपेयरिंग करता। मैं आज तक पुलिस का हड्डी क्या, पुलिस का सिग्नल तक नहीं तोड़ा। साहब, आप लोग मेरे को यहाँ क्यों लेकर आए? डॉक्टर रेजा को आप नहीं जानते? साहब, मैं तो आपको भी नहीं जानता। योर ऑनर, जायसवाल साहब के प्रश्न शेष हो गए हैं तो मैं शंकर से कुछ पूछना चाहूंगा। इजाजत है। शंकर जी, आपको यहाँ इस वजह से बुलाया गया है कि आपकी शक्ल, आपका चेहरा डॉक्टर रेजा से मिलती है। ये देखिए, उनकी तस्वीर हूबहू आप ही की शक्ल है। यो सब, ये तो मैं छूं। ये आप नहीं, ये डॉक्टर रेजा है। अगर कोई बड़ा आदमी मेरे को गोद ले लेता तो मैं भी ऐसे ही सूट बूट में होता। एकदम कार्बन कॉपी नकल है साहब। खैर छोड़िए, ये बताइए आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था? हैदराबाद के गोलकोंडा इलाके में मैं पैदा हुआ। उधर एक म्यूनसिपैलिटी का अस्पताल है, उधर ही मैं पैदा हुआ। तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन लोग बोलता कि मैं 40 से ज्यादा नहीं लगता। छोड़िए उम्र को, उम्र का तकाजा बाद में लगा लेंगे। कमाल है पटक साहब, डॉक्टर रेजा पैदा हुए इलाहाबाद में, शंकर ना पैदा हुआ कहाँ, हैदराबाद में। फिर तो वो जुड़वा होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या लगता है, प्लास्टिक सर्जरी? पता नहीं जायसवाल साहब, ये प्लास्टिक सर्जरी है या नहीं, या हैदराबाद में पैदा हुए या नहीं, शक्ल तो वही है। यानी कि एक ही शक्ल के दो शख्स। ये कोई साजिश है या इत्तेफाक? योर ऑनर, ये इत्तेफाक नहीं, साजिश ही है। मैं इस केस के शुरुआत से कह रहा हूं कि इंस्पेक्टर पिंटो और इंस्पेक्टर जादव की हत्या डॉक्टर रेजा ने नहीं, उनके किसी हमशक्ल ने की है। हाँ, बीच में हम थोड़ा सा भटक गए थे, लेकिन अब शंकर को देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ये दोनों हत्याएं किसी ऐसे व्यक्ति ने की है जिसका चेहरा हूबहू डॉक्टर रेजा से मिलता है। जैसे कि शंकर का। क्या? कौन इंस्पेक्टर? साहब, मैं तो कानून की कदर करता हूँ। मैं किसी को क्यों मारूंगा साहब? गरीब आदमी हूँ साहब। क्यों? डॉक्टर रेजा का जो इल्जाम है वो इस बेचारे गरीब मैकेनिक पे लगा रहे हैं। ये आपको भी पता है कि डॉक्टर रेजा अगर आज जिंदा होते तो जेल में होते और कल फांसी पे। उनके कत्ल तो सिर्फ उन्होंने किया। क्या साबित करना चाहते हैं आप? छोड़िए, मैं कह देता हूँ कि मैं क्या साबित करना चाहता हूँ कि ये महज एक इत्तेफाक है। शंकर इज जस्ट लुक अलाइक। हाँ साहब, विच लुक अलाइक का ही तो चक्कर है शंकर भाई। 7 जून शाम 4 और 5 के बीच कहाँ थे आप? 7 जून याद नहीं आया हमें। याद करिए, अपने दिमाग पर जोर डालिए और बताइए, 7 जून शाम 4 और 5 के बीच कहाँ थे आप? 7 जून। हाँ साहब, मैं हैदराबाद सिकंदराबाद में था, अपने भांजे कृष्णा की शादी में होना। अच्छा, शादी में गए होंगे तो कई गवाह होंगे, सबूत होंगे कि आप वहां थे। है सबूत है।
मेरे पास है ना सब। प्रोसिक्यूटर, ये कई गवाह, एल्बम, 7 जून सिकंदराबाद, शादी में मौजूद। टोटल देखा जाए तो 183 बारातीस थे, उनमें से एक जनाब भी थे, शंकर। सही है भाई? तो फिर अब अगर ये सिकंदराबाद में थे तो फिर रतन मिल्स कंपाउंड ये तो नहीं आ सकते। और उसके बाद जो खून हुआ इंस्पेक्टर जाधव का 13 जून को, तो ये भी चलो क्लियर कर ही लेते हैं। बताइए शंकर कि 13 जून को आप कहाँ थे? 13 जून को भी मैं हैदराबाद में ही था सब। वो नीचू फोटो में वो डेट है, एक और शादी थी, उधर होना। और ये बताइए कि 19 जून जिस दिन डॉक्टर रेजा का कत्ल किया केडी पाठक ने। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। सॉरी योर ऑनर, कोशिश की नहीं, कोशिश भी नहीं की। चलो, जिस दिन उनका कत्ल हुआ 19 जून को, शंकर तब कहाँ थे? उस दिन उस रात मैं सब छोड़ो ना, शर्म आती है। किस बात की शर्म आती है शंकर? कहाँ थे आप 19 जून को? नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, मैं बता दूंगा। पुलिस लॉकअप में थे, रेलवे पुलिस लॉकअप में, क्योंकि विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे थे और इसीलिए पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। मैं सही कह रहा हूँ शंकर? मेरे को इस केस से कोई लेना देना नहीं है सब। मैं ये बात नहीं हूँ सब। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे यहाँ क्यों लेकर छोड़ दीजिए ना। अपने मरे हुए बाप की कसम खाता हूँ साहब, मैं बहुत गरीब हूँ साहब, एक छोटा सा गैरेज सब। योर ऑनर, इस आदमी का डॉक्टर रेजा की तरह दिखना महज एक इत्तेफाक है, कुदरत का एक खेल है। शंकर राव का इस केस से, इस खून से कोई ताल्लुक नहीं। आज की कार्रवाई पे गौर करने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर पिंटो, इंस्पेक्टर जाधव और डॉक्टर रेजा के कत्ल में शंकर राव का कोई भी संबंध पुलिस साबित नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर रेजा के कत्ल में केडी पाठक का कोई हाथ नहीं है। इसलिए केडी पाठक और शंकर राव को बाइज्जत बरी करते हुए ये अदालत पुलिस को कड़ी हिदायत देती है कि बिना ठोस सबूत के वो किसी बेगुनाह की गिरफ्तारी न करे। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। केडी आजादी मुबारक हो। आप अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं? हो, हमेशा। पर उस दिन तो तुमने मेरे बाइक का किक स्टार्ट अपने दाहिने हाथ से बनाया था। कुछ काम हम लेफ्ट से करता है, कुछ काम हम राइट से करता है। आसानी से दोनों हाथ इस्तेमाल करता है। चलता है सब। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए। केडी साहब, मुझे भी लग रहा था कि शंकर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेकार का इस केस में फंस रहा है। लेकिन फिर उसने वही गजल गाई जो कॉरिडोर के फुटेज में डॉक्टर रेजा ने गाई थी। केवल इतना ही नहीं वरुण, दोनों में एक और समानता है। दोनों एम्बिडेक्स्ट्रस हैं, यानी कि दोनों अपने दाएं बाएं हाथ का उतनी ही सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। मुझे लगता है इनको जोड़ने वाली कड़ी इनके जन्म से जुड़ी हुई है। सर, पर हाउ इज दैट पॉसिबल? एक का जन्म इलाहाबाद में हुआ, दूसरे का हैदराबाद में। तो फिर हैदराबाद और इलाहाबाद को जोड़ने वाली कोई कड़ी होगी। ढूंढ उस कड़ी को, अगर वो कड़ी मिल गई तो इस केस की हर कड़ी जुड़ जाएगी और हत्यारा हमें मिल जाएगा। हत्यारा चाहे जो भी हो, शंकर या कोई और, उसने 2 पुलिस वालों को बेरहमी से मारा है। चाहे जमीन खोद कर निकालना पड़े, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और फिर उसे उसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा।
रंजिशी सही, दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए। आई डोंट केयर वाघ मरे, पूरा शहर छान मारो। जब कोई पुलिस वाला मरता तुम्हारा अपना भाई मरता है। कुछ भी हो, जल्द से जल्द वो आदमी मुझे अपने सामने चाहिए, समझे? हाँ। वो तो तेरे पीछे बैठा है, इंस्पेक्टर दवे। रुक! अरे दवे साहब, क्या बात है? अब आपको क्या होना? अरे अब मुझे मारेगा, मुझे मारेगा। आपको मैं तो वो गैरेज पे था सारा दिन। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ छोड़ दीजिए। कुछ नहीं किया। चल मैं बताता हूँ तेरे को। चल मैं बताता हूँ। अरे चल नहीं किया। दवे, आर यू श्योर कि वो शंकर ही था जिसने तुम पर हमला किया? कहाँ है वो इस वक्त? लॉकअप में? ओके, अजीब बात है। अजीब बात वो नहीं, ये है सब। सही, दिल ही दुखाने के गजलों का शौक है आपको? सब लोग यही बोलते हैं सर। एक सड़क छाप मैकेनिक, गजल का शौक कब से है तुमको? कुछ चीजें इंसान के पास होती हैं सर। मेरे पास गजल का शौक है। मेहंदी हसन, जगजीत सिंह, सबका कैसेटा भर भर के है मेरे पास। एक और हुनर है आपके पास, दोनों हाथों से उतनी ही सरलता से लिख पाना, काम कर पाना। वो भी भगवान का दिया देन है सर। लेकिन क्या आजकल शराब का सीजन चल रहा है। सब मैं सच बोलता हूँ, मैंने इंस्पेक्टर दवे पर हमला नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ साहब। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। कल अदालत में साबित भी कर दूंगा। क्यों मस्करियां करते हैं सब गरीब आदमी के साथ? उन्होंने इंस्पेक्टर दवे वो चम्मच से मुझे सोडा में घोल के डकार जाएंगे साहब। पुलिस वालों के साथ दुश्मना मोल लिया मैं। अब यही सड़ के मर जाऊंगा मैं बेकसूर हूं साहब। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अरे दवे, सुनना, वो जो पता मैंने दिया था तुझे उस आदमी को ढूंढने के लिए, मिला क्या? हाँ, मेरे आदमी वहां गए थे, लेकिन वहां कोई मिला नहीं। कौन है ये आदमी? उसका मिलना इस केस के लिए बहुत जरूरी है। जो भी हो, आज मुझे साबित करना है कि शंकर बेगुनाह है। क्या केडी? शंकर ने मुझे मारने की कोशिश की, रंगे हाथों पकड़ा मैंने उसे। लेकिन दवे, सर हम शंकर को जीप में कोर्ट लेकर आ रहे थे। शंकर जीप से कूदकर भाग गया। भाग गया? जी। ये है तुम्हारा बेकसूर। तुम कौन?
असली शंकर मैच साहब, मैच शंकर। ये झूठ बोलता, ये मैं असली शंकर। ये झूठ बोलता है, ये नल्ला है। मैच असली शंकर। दो शंकर? डॉक्टर साहब, मैं असली शंकर साहब। मैच शंकर, असली शंकर मैच। ये झूठ बोलता है, ये चोटा तू। मैच असली शंकर। ये झूठ बोलता है, ये नल्ला झूठ बोलता है। मैच असली शंकर। चुप। एक काम कर, दोनों को ले चल। पहले डॉक्टर रेजा, फिर शंकर, और अब एक और शंकर। जी जायसवाल साहब, जिसे आप सीता और गीता कह रहे थे, वो दरअसल राम, श्याम और घनश्याम है। वाह, अरे फिल्मी निकले आप तो। संगत का असर हो रहा है। बता सकते हैं कैसे? ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि प्रोसिक्यूटर साहब के प्रश्न का उत्तर हैदराबाद के अजंता म्युनिसिपल हॉस्पिटल के डॉक्टर वदलमानी दे। ये क्या किस्सा है केडी? योर ऑनर, ये किस्सा किसी हिंदी फिल्म की कहानी से कम रोमांचक नहीं है। जब हमें डॉक्टर रेजा के हमशक्ल शंकर मिले, तब हम सबको लगा कि हो सकता है कि एक इत्तेफाक हो। लेकिन जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रेजा की तरह शंकर भी गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, डॉक्टर रेजा की तरह शंकर भी उभय हस्त है, दोनों हाथों का उपयोग उतनी ही सरलता से करते हैं, तब मेरे मन में शंका जागी। मैंने इन दोनों लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट्स मंगवाए। और अद्भुत बात यह है कि दोनों एक ही दिन पर पैदा हुए हैं। तो जाहिर सी बात है पाठक साहब कि आपने दोनों के बर्थ सर्टिफिकेट्स टैली भी किए होंगे। तो ये बताइए कि एक इलाहाबाद, दूसरा हैदराबाद, दो अलग अलग शहर, कैसे? दो अलग अलग जगहों पर योर ऑनर, लेकिन दोनों की जन्म की तारीख वही, दोनों को जन्म देने वाले के डॉक्टर भी वही, डॉक्टर वदलमानी जी। डॉक्टर वदलमानी जी, बताइए जरा, अदालत को समझाइए कि एक ही दिन पर आपने दो हूबहू वैसे ही चेहरे के बच्चे अलग अलग शहरों में डिलीवर कैसे किए? आज से 45 साल पहले मैं हैदराबाद के अजंता हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड इंचार्ज था। 11 सितंबर को एक गरीब रिक्शा वाले की पत्नी रेवती राव ने एक साथ 3 बच्चों का जन्म दिया। वो गरीब रिक्शा वाला हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं इन 3 बच्चों की परवरिश नहीं कर सकूंगा। मैंने चोरी से एक बच्चे को जयपुर के मिस्टर एंड मिसेस राणावत को दे दिया और दूसरे बच्चे को मैंने अपने दोस्त प्रोफेसर रेजा को दे दिया। जिनकी पत्नी की इलाहाबाद में डिलीवरी हुई थी और उनके यहाँ बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। वो उतनी देर में बेहोश थी तो प्रोफेसर रेजा ने झूठ बोलकर उसे बच्चा दे दिया और कह दिया कि ये उनका ही बेटा है। और यही कारण था योर ऑनर कि डॉक्टर रेजा की माताजी नहीं जानती थी कि डॉक्टर रेजा उनकी संतान नहीं। लेकिन योर ऑनर, ये बात अजंता म्युनिसिपल हॉस्पिटल वाले जानते थे। वो बात मैंने दबा दी क्योंकि हॉस्पिटल में मेरी अच्छी पहचान थी और मेडिकल सर्टिफिकेट मैंने ही इशू किया। राइट। 3 बच्चे योर ऑनर, अलग अलग माँ बाप के पास। पहला शंकर हैदराबाद में, दूसरे डॉक्टर रेजा इलाहाबाद में, और तीसरे जयपुर में विद्युत राणावत। जिसका पता कल ही आपने मुझसे लिया। और यही विद्युत राणावत योर ऑनर इस कहानी का खलनायक है। इसी ने एक एक करके अपने दोनों भाइयों को फंसाया। हाँ, क्या बात है। बहुत अच्छा रिसर्च किया आपने पाठक साहब। तो ये भी आपको पता ही होगा कि क्यों फंसाया? योर ऑनर, ये तो विद्युत राणावत ही अपनी मुंह जुबानी हमें बताएंगे। साहब, मैं शंकर खाऊ साहब, मैं शंकर
ये विद्युत होना। नहीं साहब, असली शंकर मैं ही हूँ। ये विद्युत होगा। एक मिनट, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ नहीं, तुम अपना नाम बताओ, पूरा नाम। साहब, मेरा पूरा नाम शंकर निजाम राव, गांव निजामपेट, हैदराबाद। बाप का नाम मदी अण्णा राव, उसके बाप का नाम महेश अण्णा राव। यो सब ये निकम्मा तो मेरे बारे में सब कुछ छानबीन करके बैठा है। महेश शंकर, 8वीं फेल, वो हैदराबाद में राइस स्कूल में, फिर ट्रेन से भाग के मुंबई आया 16 साल की उम्र में। 8 साल परेरावाड़ी में एक साइकिल की दुकान पे काम किया मैं। उसके बाद मैंने अपना दुकान खोला सब, वो शंकर ऑटो वर्क्स होना। पाठक साहब, आपके ये श्याम और घनश्याम दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। अब क्या करेंगे आप? कैसे पता लगाएंगे असली कौन? एक तरीका है जसवाल साहब, असली शंकर गजल का शौक रखता है, राइट? हाउ साहब, हाउ वो गुलाम अली, जगजीत सिंह, मेहदी हसन, आप चाहो तो मैं गा के सुना सकता हूँ। रंजिशी सही दिल है दुखाने के लिए क्या नल्ले, मेरी नकल करेगा तो तू क्या मैं हो जाएगा? हाँ, छोटा कहीं का। साहब, ये छोटा है, नल्ला है ये, तू छोटा, ये नल्ला है साहब, तू छोटा है, तू नल्ला है सब। एक मिनट। योर ऑनर, जिस शंकर को मैं जानता हूं वो लिखने के लिए अपने दोनों हाथों का प्रयोग कर सकता है। हाँ साहब, हाँ, मैं आप मुझे पेन दीजिए, पेपर दीजिए, मैं करता हूं। लीजिए, अपना नाम लिखिए। हेल्प यू साहब, मुझे भी दो, मैं भी लिख के बताता हूँ आपको। हाँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। पाठक साहब, सिर्फ दिखने में हूबहू नहीं है, आदतें भी एक जैसी है। अब डीएनए टेस्ट। जसवाल साहब, दोनों भाई हैं, जाहिर सी बात है कि दोनों का डीएनए भी एक जैसा होगा। शंकर, तुम्हारे हाथ में ये अंगूठी नहीं थी पहन, क्योंकि शंकर अंगूठी नहीं पहनता। इसका ये अर्थ हुआ कि तुम शंकर नहीं हो। क्या सब ये तो मैंने बाद में पहनी है। हो सब देखो ना, मेरे हाथ में कोई अंगूठी नहीं है। मैं बोला ना सब, यही विद्युत होगा। नहीं साहब, मैं शंकर सब। हाँ साहब, क्या सही पकड़ा। मैं बोला ना आपको साहब, मैं असली शंकर हूँ। हाँ, केडी पाठक की तीव्र आंखों से कोई नहीं बच सकता। हाँ साहब, मान गए साहब आपको। तो हाथ मिलाओ। हाँ। शंकर जी हमेशा बाएं हाथ से हाथ मिलाते थे, दाएं से कभी नहीं, मिस्टर विद्युत राणावत। बेटी आजादी मुबारक हो। आप अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं? हो, हमेशा।
नहीं 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 नहीं, भागने का प्रयास मत कीजिए। मेरा हाथ बहुत कड़क है और दवे साहब भी तो यहाँ उपस्थित है, कोई फायदा नहीं। चलिए बताइए, ये खेल क्यों रचा, कैसे रचा, क्या किया? 45 साल पहले किस्मत ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया। एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली में मुझे भेज दिया, जहां से मैं कुछ नहीं कर सका। ना ढंग की नौकरी, ना ढंग का करियर, ना ढंग की जिंदगी। और एक दिन अचानक मैंने डॉक्टर रेजा को टीवी पे देखा, अपने आप को देखा। मैं चौंक गया। मेरी मां ने वो राज बताया कि डॉक्टर रेजा मेरा जुड़वा भाई है। मैं अपनी किस्मत को कोसने लगा। मुझे वो सब कुछ चाहिए था जो डॉक्टर रेजा के पास था। इज्जत, शोहरत, रुतबा, पैसा, सब कुछ। काश कि वो डॉक्टर ने मुझे वहां भेजा होता तो आज मैं डॉक्टर रेजा की जगह पे होता। ये नाइंसाफी मुझे रोज कुरेदने लगी। मैंने सोच लिया कि अगर मैं डॉक्टर रेजा की बराबरी नहीं कर सका तो मैं उसे भी उठने नहीं दूंगा, मैं उसे नीचे गिरा दूंगा। तो इसी जलन के कारण आपने ये रूप धरा डॉक्टर रेजा का और इंस्पेक्टर पिंटो की हत्या की। और उसके बाद मैं एक तीर से दो शिकार करने चला। पहले डॉक्टर रेजा की आवाज में आपको और पुलिस को फोन किया, फिर रेजा को मारकर उसकी मौत की जिम्मेदारी आप पे डाल दी। लेकिन अफसोस, मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी। पुलिस आड़े आ गई। ऐसे ही है। और फिर जब हमें शंकर मिला तो आपको भय था कि शंकर के जरिए हम आप तक ना पहुंच जाए, इसलिए आपने शंकर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके शंकर बने आप। इंस्पेक्टर दवे पर हमला किया शंकर बनकर और शंकर को फंसाकर। लेकिन आज सुबह शंकर के घर पर आप क्या कर रहे थे? मैं उसके घर उसे और बुरी तरह फंसाने गया था, डॉक्टर रेजा की घड़ी छुपाने। लेकिन मैं जब वहां पहुंचा तो देखता हूं कि वही शंकर। उतने में पुलिस आ गई। वहां पुलिस आ गई और आप यहां कटघरे में। जी। टाइम फॉर द डिफेंस टू रेस्ट मिस्टर राणावत। ये अदालत इंस्पेक्टर पिंटो, इंस्पेक्टर जाधव और डॉक्टर रेजा के कत्ल के सिलसिले में विद्युत राणावत को दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और शंकर निजाम राव को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। पाठक साहब जी। आई अप्रिशिएट व्हाट यू सॉल्व्ड थ्राइस अपॉन अ क्राइम स्टोरी। थैंक यू जसवाल साहब। वैसे ये वकालत छोड़ के लेखक क्यों नहीं बन जाते? ज्यादा फायदे मिलेंगे। थिंक अबाउट इट। ये क्या राइट हैंड? अब तो बाएं हाथ से हाथ मिलाते हैं। दुनिया के लेफ्ट सर आपके लिए हमेशा राइट है, क्योंकि आप हमेशा राइट होते हो। कमाल है।
काम हो गया। कहाँ पर है? अमेचर रेसलिंग फेडरेशन। क्या हुआ? ओए, क्या बात है? परेशान लग रहा है। एनी प्रॉब्लम? बिग प्रॉब्लम सर। मेरा एक दोस्त है, रमन स्वरूप, प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। कल रात से वो गायब है, उसका कुछ पता नहीं, उसका फोन भी बंद है। प्राइवेट डिटेक्टिव है? हो सकता है वरुण के समय किसी केस का डिटेक्शन कर रहा हो, नहीं चाहता कि कोई उसे फोन करे तो फोन ऑफ रखा हो। परेशानी की क्या बात है इसमें? सब परेशानी वाली बात है सर। आज सुबह ही उसकी बाइक एक सुनसान जगह से मिली है, लेकिन उसका कोई ट्रेस नहीं मिला है। उसके घर वाले भी बहुत परेशान है सर। तू जानता है कि वो किस केस पे काम कर रहा था? लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिला था तो वो कह रहा था कि वो एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के लिए कुछ काम कर रहा है। सर मैंने वहाँ भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ उसे कोई जानता ही नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर, कहीं किसी ने उसे क्या किया तूने? ये क्या किया तूने? तंगड़ी क्यों मारी? लेकिन पापा, मैंने इसे पटक तो दिया ना। बेईमानी करके तू खेल जीतना चाहता है? हाँ? चीटिंग करने वाला कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं बनता। लेकिन पापा, जीतना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। गलत। जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खेल को खेल की तरह खेलना इम्पोर्टेंट है। तुम सबके बात समझ में आई? बहुत खूब, क्या बात कही आपने। तुम सब लोग खेलो, मैं आ रहा हूं। इनसे मिलिए। यह है अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन गौरव शर्मा। ये इनकी सेक्रेटरी राधिका और बंदे को जसपाल संधू कहते हैं। मैं इस फेडरेशन का सेक्रेटरी हूं। आप बड़े लोग हैं, मेरे इस छोटे से अखाड़े में क्या काम है आपका? हमारी ये फेडरेशन देश में कुश्ती को पॉपुलर करना चाहती है। हम चाहते हैं कि हमारे देश से ओलंपिक्स में और भी अच्छे रेसलर्स जाएं। इसलिए हमने बच्चों में से पॉपुलर करने के लिए उन्हें फ्री ट्रेनिंग देते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं आप लोग, और इस अच्छे काम में आपका सपोर्ट चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि आप हमारे फेडरेशन में हेड कोच के रूप में आए। तो आप उस बलबीर सिंह का क्या करेंगे? लेकिन ये बलवीर के बारे में आपको कैसे मालूम? मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों का ख्याल रखता हूँ। बलवीर को भले ही हमने अपने फेडरेशन में हेड कोच के रूप में नियुक्त किया है, लेकिन हम जानते हैं उसकी हैसियत, कहाँ आप कहाँ वो। पर लोग तो ऐसा नहीं समझते। और वैसे भी वो ओलंपिक्स खेला हुआ है और 8 साल पहले उसने सिल्वर मेडल लिया था। अगर ओलंपिक्स में आपके साथ उसने बेईमानी नहीं की होती और अगर आपने ओलंपिक्स में पार्ट लिया होता तो आज देश में सिल्वर मेडल नहीं गोल्ड मेडल आता था। इस दिन का इंतजार तो पिछले 8 साल से कर रहा हूं मैं। कब मैं उस बलवीर को उसकी औकात दिखाऊं, और आज मौका मिल रहा है। मुझे आपका ऑफर मंजूर है। वेरी गुड। ये क्या सुन रहा हूं मैं? अब आपको हमारे काम पे भरोसा नहीं रहा जो आप उस जनार्दन को इस फेडरेशन में बुला रहे हैं? ये फेडरेशन किसी के पर्सनल प्रॉब्लम्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया। मैं उस हर आदमी को इस फेडरेशन से जोड़ने के लिए आजाद हूं जिससे इस फेडरेशन को फायदा हो। वो जनार्दन इस फेडरेशन को ऐसा कौन सा फायदा पहुंचा सकता है जो मैं नहीं कर सकता? बेहतर होगा ये डिसीजंस आप मुझ पे छोड़ दें। वैसे भी फेडरेशन का काफी काम बढ़ रहा है और आप अकेले उसे संभाल नहीं पा रहे। ठीक है, मैं भी देखता हूं वो जनार्दन इस फेडरेशन में कितने दिन टिकता है। तुम मेरे केबिन में क्या कर रहे हो? ये केबिन तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम दोनों का है। 8 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया उसका बदला लेने के लिए 8 साल तड़पा हूं मैं। और देखो ना, भगवान ने हम दोनों को मिलाया
तो कितना मौके के साथ। ठीक है जनार्दन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे वरुण, हाय सर। ये खबर पढ़ी तूने? तू बोल रहा था ना तेरा दोस्त रमन स्वरूप एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन से संबंधित किसी केस पर काम कर रहा था। जी। उसी फेडरेशन के किसी स्कैम की खबर छपी इसमें। कहीं इसी के कारण गायब तो नहीं हो तेरे दोस्त? एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन नाम की एक प्राइवेट संस्था एक समय के कुश्ती के मशहूर पहलवान जनार्दन सिंह के नाम पर स्कूल कॉलेज के बच्चों से लूट रही है लाखों रुपए। एक सूत्र से पता चला है कि जनार्दन सिंह की ट्रेनिंग के नाम पर यह संस्था अब तक स्कूल कॉलेजेस से करीब 250 करोड़ की रकम इकट्ठा कर चुकी है। और पहले भी इस संस्था ने ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट बलवीर सिंह के नाम पर करीब करोड़ों का बिजनेस कर चुकी है। ये सब क्या तमाशा है गौरव? अब मुझे इस न्यूज़पेपर से पता चलेगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में से तुमने जनार्दन के नाम पर 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे और बलवीर के नाम पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए का गबन किया। तुम बेकार में इतना क्यों हाइपर हो रहे हो जसपाल? तुम हमारे बिजनेस पार्टनर हो, इस फेडरेशन के सेक्रेटरी हो, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि ये फिगर्स बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। मुझे बेवकूफ समझने की गलती मत करना गौरव। मैंने न्यूज़पेपर से सब कुछ पता कर लिया। जानते हो ना, मेरे विश्वसनीय सूत्र हर जगह काम करते हैं। एक बात याद रखना, तुमने जितना पैसा ऐंठा है उस फिगर का एक एक पाई का हिसाब है मेरे पास। मैं तुम्हें ये सारा माल अकेले नहीं हड़पने दूंगा। और तुम तो जानते ही हो कि अगर मैं खुद पे आ जाऊं तो क्या कर सकता हूं। सो बी वेयर। मैडम आप प्लीज गौरव जी को बोलिए कि एक बार मुझसे मिल ले। मैं पिछले 5 दिन से लगातार यहाँ आकर उनको मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए वो किसी जरूरी। मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। इस आदमी की रग रग से वाकिफ हूं। इसका बस चले तो ये अपने बाप को भी ना छोड़े। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे ही उसे सब कुछ अकेले खाने दूंगी? अपने प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? अरे प्यार पर भरोसा है, इसलिए तो उस कमीने गौरव के साथ इतने सालों से जुड़ा हूं। एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन। जी जसपाल सर, ग्राउंड फ्लोर पर। जी मैं आती हूँ। गौरव है? जी हाँ, लेकिन ये सब क्या है? ये बिजनेस है, कभी कभी करना पड़ता है। अच्छा, तो आज से और अभी से मैं इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूं। तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है और उस एग्रीमेंट के हिसाब से 2 साल तक तुम फेडरेशन नहीं छोड़ सकते। किसमें हिम्मत है मुझे रोकने की? तुम्हें यहां से बाहर जाने से रोकने के लिए मैं खुद बहुत हूं। मेरा एक इशारा बहुत है। तो मुझे रोकेगा? जरूर। चलो रोक रोक। क्या करते हैं तुम्हारे पापा? क्या नाम है उनका और क्या गैर कानूनी किया है उन्होंने? मेरे पापा का नाम जनार्दन सिंह है। वो पहले रेसलर थे। रेसलर थे? और अभी अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन उन्होंने थोड़े दिन पहले ही ज्वाइन किया है। वो जनार्दन सिंह जो एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन गौरव शर्मा के कत्ल के इल्जाम में हिरासत में। जी हाँ, लेकिन सर मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो कोई गलत काम नहीं कर सकते और ना ही कोई गलत काम होते हुए देख सकते हैं। वो किसी का खून नहीं कर सकते। उन्हें फंसाया जा रहा है। प्लीज सर आप उन्हें बचा लीजिए, वरना मैं अनाथ हो जाऊंगा। योर ऑनर, ये बात है 5 जून की। अखबार में यह खबर आती है कि अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलिंग ट्रेनिंग की आड़ में स्कूल्स और कॉलेजेस से करीब 2.5 करोड़ रुपए ऐंठे। यह खबर पढ़ के जनार्दन सिंह बौखला जाते हैं और उसी बौखलाहट में गौरव शर्मा से लड़ने उनके कैबिन में पहुंचते हैं।
दोनों के बीच में तुत्तू मैमे होती है। और अपने गुस्से पर काबू न कर पाने की अपनी पुरानी आदत की वजह से जनार्दन सिंह गौरव शर्मा को 10वीं मंजिल की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और अंततः गौरव शर्मा की मृत्यु हो जाती है। नहीं, मैंने गौरव शर्मा को नहीं मारा। लेकिन आप ये मानते हैं कि आप गौरव शर्मा से नाराज थे और गुस्से में बौखलाते हुए गौरव शर्मा के केबिन में पहुंचे और उससे लड़ाई की? हाँ, ये सच है। उसने मुझसे कहा था कि मैं बच्चों की ट्रेनिंग की फीस नहीं लूंगा, इसीलिए मैं उस फेडरेशन का हिस्सा बना। लेकिन जब न्यूज़पेपर में सच्चाई का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं अपने आपे से बाहर हो गया और उससे मिलने चला गया। और इसी गुस्से में आपने गौरव शर्मा को उठाकर नीचे फेंक दिया। नहीं फेंका। कितनी बार कहूं मैं? अरे कितनी बार भी कहें, लेकिन सच्चाई झुटलाई नहीं जा सकती। आप भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके गुस्से पे आपका नियंत्रण है नहीं। आप इससे पहले भी अपने आपे से बाहर हुए हैं और इसका आपने बहुत बड़ा खामियाजा भुगता भी है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। 8 साल पहले हमने बहुत सारी कुश्तियां लड़ी, कुछ हारे कुछ जीते, और इस जनार्दन के गुस्से को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। ए बलवीर! पुरानी बातें मत कर। मैं आज भी वही जनार्दन हूं। तुझे एक हाथ से उठाकर पटक सकता हूं मैं। ओए, मैं चूड़ियां पाई हैं क्या? पुराना दिन भूल गया तू अपने? चुप! ऑर्डर ऑर्डर! कृपया अदालत की मर्यादा बनाए रखें। योर ऑनर, इनका क्रोध तो अभी भी साफ साफ दिखाई दे ही रहा है। खैर, बलवीर सिंह जी, आप किसी ऐसी खास घटना के बारे में हमें बता सकते हैं जब आपने इन महाशय के क्रोध का सामना किया? जी हाँ, ये बात है हमारे बीच हुए आखिरी मुकाबले की। ओलंपिक की सिलेक्शन फाइट थी। कुश्ती के दौरान मुझसे गलत दांव लग गया। इससे पहले कि रेफरी मुझे टोकता, इस जनार्दन को गुस्सा आ गया और गुस्से में आके इसने मेरे मुंह पर घूंसा मार दिया, जिसकी वजह से ये डिस्क्वालीफाई हुआ और चैंपियनशिप से लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। ये सच है, मैंने इसे मारा था, जिसकी सजा मैं आज तक कहीं ना कहीं भुगत रहा हूं मैं। लेकिन इसने मेरे साथ बेईमानी की थी। जी हाँ, और इसी तरह गौरव शर्मा ने भी आपके साथ बेईमानी की थी और आपने गुस्से में आकर बौखला कर उसे उठा के नीचे फेंक दिया था। और वैसे आप जैसे पहलवान के लिए ये करना मुश्किल भी नहीं रहा होगा, नहीं? चुप कर वकील! मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं फेंका। ऑर्डर ऑर्डर! साइलेंस प्लीज। बहरहाल बलबीर सिंह जी, ये बात तो हुई 8 साल पुरानी। क्या आप हमें हाल ही की, यानी कि 5 जून को क्या हुआ, इस बारे में कुछ बता पाएंगे? जी हाँ, न्यूज़पेपर में स्कूल कॉलेज से 2.5 करोड़ रुपए गंवाने की बात पर यह जनार्दन भड़क गया था। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ बेईमानी करने की? उससे मुझसे कहा था मुझे फ्री ट्रेनिंग के लिए रखा गया है और खुद करोड़ों का घोटाला कर रहा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा? जी, जहां तक मैं इस जनार्दन को जानता हूं, यह गुस्से में कुछ भी कर सकता है। बहुत मुमकिन है कि गुस्से में आकर इसने गौरव को खिड़की से बाहर फेंक दिया हो। बलवीर सिंह जी, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट, आप ही के कथन के अनुसार आपने जनार्दन जी को वहां कैबिन से बाहर जाते हुए देखा, क्रोध में आग बबूला, ये कहते हुए जा रहे थे कि वो गौरव शर्मा को नहीं छोड़ेंगे। जी। आपके मन में आशंका तो जागी होगी, कहीं सचमुच वो गौरव शर्मा को मारने थे? बिल्कुल। तो अपने ये रोकने की, शांत करने का प्रयास नहीं किया, गौरव शर्मा को बचाने का प्रयास नहीं किया, आपने जाने दिया इन्हें? देखिए वकील साहब, मैं जनार्दन से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। वही किया जो आपने 8 साल पहले किया। 8 साल पहले भी
आपने जनार्दन जी को उकसाया था। आप जानते थे कि इन्हें बेईमानी से नफरत है, बेईमानी से इन्हें क्रोध आता है और ये क्रोध में गलती कर जाते हैं, इसीलिए आपने जानबूझकर गलत दांव खेला। ये बौखला गए और इन्होंने गलती की, जिसके कारण इन्हें खेल से बाहर कर दिया गया और आपका ओलंपिक्स तक का रास्ता साफ हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हैं वकील साहब? बकवास नहीं कर रहा हूं बलवीर सिंह जी, सही कह रहा हूं। 8 साल बाद भी आपने वही किया ताकि आपकी फेडरेशन की कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं वो आपके हाथ से न जाए। वकील साहब, ये सरासर बेबुनियाद बातें हैं। मैं जिस जगह पर हूं उस जगह पर मुझे इस जनार्दन जैसे से क्या इनसिक्योरिटी हो सकती है? और शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का एक फाउंडर मेंबर भी हूं। इस जैसे आदमी से मुझे क्या खतरा हो सकता था? खतरा तो था आपको। वो नोटिस जिस फेडरेशन के आप फाउंडर मेंबर है, उसी फेडरेशन ने फेडरेशन से आपको मुक्त करने के लिए नोटिस भेजा था। योर ऑनर, वो नोटिस आपकी मेज पर रखा हुआ है। भेजा था या नहीं? भाई बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। लेकिन आखिर आप इन सब तथ्यों से साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बलवीर सिंह ने जनार्दन को रोका नहीं, इसलिए जनार्दन ने गौरव शर्मा की हत्या कर दी? अगर ऐसा है तो भी जनार्दन का जुर्म कम नहीं हो जाता? नहीं आप भरद्वाज साहब, मैं तो केवल संभावनाओं को टटोल रहा हूं। आपने अपने दलील में कहा था कि जनार्दन जी एक ऐसे पहलवान हैं जिनके लिए किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। बलवीर सिंह जी भी तो ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, इनके लिए भी किसी को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकना कोई बड़ी बात नहीं। तो ये संभव है भरद्वाज साहब कि जनार्दन जी गौरव के साथ लड़कर वहां से निकल गए हो, जिसके पश्चात बलवीर सिंह जी वहां पहुंचे हो और इन्होंने ही गौरव को उठाकर खिड़की से बाहर फेंका हो। योर ऑनर, बलबीर सिंह को ये सब करने के लिए गौरव शर्मा के केबिन में उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन जिस वक्त गौरव शर्मा को केबिन से बाहर फेंका गया उस वक्त बलबीर सिंह उनके केबिन में नहीं थे, बल्कि वो उस वक्त उसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे अमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी जसपाल संधू के साथ थे। जी, बलवीर मेरे साथ ही था। दरअसल वो मुझे यही बता रहा था कि जनार्दन बहुत गुस्से में था और वो गौरव के कैबिन में गया। पता नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ लगी और हम तीनों 10th फ्लोर पर गए गौरव के कैबिन में। पर तब तक तो जसपाल सिंह जी, आपका कैबिन भी तो 10वें माले पर ही है ना? तो फिर आपने बलवीर सिंह जी के साथ ये जो मीटिंग थी ये अपने कैबिन में क्यों नहीं की? ग्राउंड फ्लोर में क्यों मिले आप लोग? जी, उससे पहले मैं एक्चुअली गौरव के साथ ही था उसके कैबिन में। ऐसे ही? लेकिन कुछ अर्जेंट काम की वजह से मुझे और राधिका को नीचे उतरना पड़ा, और जैसे ही हम लोग नीचे उतरे तो बलवीर का फोन आया और वो मुझसे मिलने चला आया। अगर हमें पता होता कि गौरव की जान को खतरा है तो हम उसे अकेला छोड़कर नहीं जाते। राइट। इसका अर्थ ये हुआ कि आपने भी जनार्दन सिंह जी के हाथों द्वारा गौरव की हत्या होते हुए नहीं देखी? जी नहीं, जब तक हम लोग वहां पहुंचे तब तक वो निकल चुका था। तो इतने निर्णायक रूप से आप कैसे कह सकते हैं कि गौरव शर्मा की हत्या जनार्दन सिंह ने की है? और कर भी कौन सकता है? अब करने को तो आप भी कर सकते हैं। देखिए केडी साहब, गौरव के कैबिन में गौरव से मिलने अगर कोई आखिरी व्यक्ति गया था तो वो जनार्दन ही था, और ये बात आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो राधिका से पूछ लीजिए। मैं तो जसपाल जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर ही थी जहां बलवीर सिंह हमसे मिलने आए थे। फिर उसके बाद हम सब 10th फ्लोर पर पहुंचे जहां पर हमें गौरव के कत्ल की बात पता चली। तो राधिका जी, आपने भी ये मान लिया कि ये हत्या जनार्दन सिंह जी ने की? जी हाँ, जनार्दन सिंह के रवैये से हर कोई वाकिफ है, और जब बलबीर के ये बताने पर कि जनार्दन बहुत ही गुस्से में गौरव के कैबिन में गया है, शक की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। हाँ, लेकिन
संदेह को तथ्य में बदलने के लिए आंखों से देखना भी तो जरूरी है, आवश्यक है, जो आपने नहीं देखा। आप क्या, आप में से किसी ने नहीं देखा। जी ये बताइए, 10वें माले पर क्या गौरव शर्मा और जनार्दन सिंह के अतिरिक्त और कोई था ही नहीं उस माले? जी नहीं, वहाँ पर हमारे ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट हेलन भी थी। मिस हेलन डिकोस्टा, आप एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन की वो जो ऑफिसेज हैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट हैं। जी। तो जाहिर है कि वहाँ हर आने जाने वाले की सूचना रखती होंगी आप। जी हाँ। तो इससे तो स्पष्ट है कि आपने जनार्दन सिंह जी को गौरव शर्मा के कैबिन में जाते हुए भी देखा होगा, वहाँ से बाहर आते हुए भी देखा होगा। जी मैंने जनार्दन को गौरव सर के कैबिन के अंदर जाते हुए देखा था, लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा था। क्यों? आप तो वहीं बैठती हैं गौरव शर्मा जी के कैबिन के बाहर, आपने इन्हें बाहर आते हुए कैसे नहीं देखा? जी दरअसल गौरव सर अपने कैबिन में जसपाल जी और राधिका जी के साथ कोई मीटिंग कर रहे थे। ये लोग करीबन 1:45 तक बाहर निकले होंगे, तब तक मैं रिसेप्शन में ही थी। जसपाल जी और राधिका जी के बाहर निकलने के करीब 5 मिनट बाद ही मुझे जसपाल जी का फोन आया कि मैं उनसे ग्राउंड फ्लोर पर आकर मिलूं। मैं बस जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे जा ही रही थी कि तभी वहाँ जनार्दन जी पहुँच गए। और क्योंकि जनार्दन जी इसी फेडरेशन के एक एम्प्लॉय है, इसलिए मैंने उनसे कुछ पूछने की कोशिश ही नहीं की कि वो गौरव सर से क्यों मिलना चाहते हैं, और मैं जसपाल जी से मिलने के लिए नीचे चली गई। अच्छा ये बताइए कि क्या काम था जसपाल जी को आपसे? वही तो मेरी समझ में भी नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं नीचे पहुंची तब जसपाल जी वहाँ थे ही नहीं। फिर मैं वापस ऊपर आ गई, लेकिन ऊपर आने के बाद मैंने देखा कि जसपाल जी, राधिका जी और बलवीर जी ये सब लोग 10th फ्लोर पे थे, और गौरव सर को किसी ने। फिर जब मैंने जसपाल जी से ये पूछा कि उन्होंने मुझे नीचे क्यों बुलाया था, तब उनका कहना था कि उन्होंने मुझे कोई फोन कॉल किया ही नहीं। योर ऑनर, मिस हेलन डिकोस्टा की कथन से ये स्पष्ट है कि ये हत्या जनार्दन जी के क्रोध में आने का परिणाम नहीं, किसी व्यक्ति के सोची समझी साजिश का परिणाम है। हत्यारा नहीं चाहता था कि जिस समय गौरव शर्मा की हत्या हो उस समय कोई 10वें माले पर उपस्थित हो, इसीलिए उसने झूठा फोन कॉल करके मिस डिकोस्टा को भी वहां से दूर कर दिया। मिस डिकोस्टा, इतना बड़ा दफ्तर है एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन का, तो जाहिर है कि वहाँ रोजाना कई लोग आते जाते होंगे। 10 माले पर ऐसे पूरे दफ्तर में कोई नहीं था गौरव शर्मा जी और जनार्दन जी के अतिरिक्त, और कोई भी नहीं था। दरअसल हमारा ऑफिस इस बिल्डिंग के 3 फ्लोर पर है। 10th फ्लोर पर गौरव सर, जसपाल जी और राधिका जी रहते हैं। सारे पियोन और पेंट्री 9th फ्लोर पर है, और 8th फ्लोर पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, जहाँ पर जनार्दन जी और बलवीर जी की भी कैबिन है। ये कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई मिलने वाले विजिटर्स इत्यादि, डिलीवरी बॉयज? लेकिन हाँ, एक विजिटर थे जो पिछले 5 दिन से लगातार ऑफिस में गौरव सर से मिलने के लिए आते थे, लेकिन गौरव सर के पास उनसे मिलने के लिए टाइम ही नहीं था। लेकिन वो भी मेरे रिसेप्शन छोड़ने से पहले चले गए थे वहाँ से। वहाँ से जा चुके थे क्या? आज यहाँ अदालत में आए हैं? जरा बताइए देख के। ये थे लास्ट बेंच लेफ्ट साइड। वो भाई साहब जो वहाँ बैठे? जी। जरा खड़े हो जाइए। डॉक्टर कपाड़िया, आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। गौरव शर्मा की हत्या से 5 दिन पहले से आप उनसे मिलने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा कौन सा आवश्यक काम आन पड़ा था आपको गौरव जी से? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, और ऐसे स्पोर्ट फेडरेशन में डॉक्टर को बड़ा स्कोप रहता है, और मैं एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन ज्वाइन करना चाहता था, इसलिए मैं गौरव से मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुलाकात हो ना पाई। तो जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन भी आप गए थे उनसे भेंट करने? जी हाँ, लेकिन जब हेलन ने बताया कि आज भी वो बिजी है, उनके पास मिलने का टाइम नहीं है, तो मैं वहां से चला गया था। जब मैं 10th फ्लोर पर था तो मैंने हेलन को नीचे जाते हुए देखा, और मैंने सोचा कि यही मौका है गौरव जी से मिलने का। लेकिन मैं जब ऑफिस में गया तो मैंने एक आदमी को बहुत गुस्से में भागते हुए बाहर आते देखा। अच्छा, किसे देखा था आपने गौरव शर्मा जी के कैबिन से बाहर आते हुए? यही आदमी है वो।
और इसके निकलने के बाद मैं हिम्मत करके जब ऑफिस में गया तो मैंने देखा सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ऑफिस की खिड़की का कांच टूटा हुआ था। सर मैं बहुत डर गया था और उससे पहले कि वहां कोई और आ जाए मैं वहां से चला गया। योर ऑनर, इस केस को एक चश्मदीद गवाह की अत्यंत आवश्यकता थी और वो कमी पूरी हो गई। और योर ऑनर, ये चश्मदीद गवाह है एक स्पाई कैम। योर ऑनर, गौरव शर्मा की एक आदत थी। वो अपने कैबिन की टेबल पर रखी लैंप में एक स्पाई कैम लगा के रखता था ताकि अपने कैबिन की गतिविधियों पर नजर रख सके। मैं उसी स्पाई कैम की रिकॉर्डेड वीडियो फुटेज इस अदालत के सामने दिखाना चाहता हूं योर ऑनर। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, ये सब करना पड़ता है जनार्दन। अगर ये बिजनेस है तो मैं आज से और अभी से इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूं। तुम्हें फेडरेशन से जाने से रोकने के लिए मैं बहुत हूं। मेरा एक इशारा बहुत है। चल रोक मुझे, रोक, रोक, रोक। योर ऑनर, इस वीडियो फुटेज से ये साफ हो जाता है कि जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा से लड़ाई की। दरअसल गौरव शर्मा ने एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जनार्दन सिंह को रोकने की कोशिश की थी और इसी गुस्से में जनार्दन सिंह ने गौरव शर्मा को उठा के नीचे फेंक दिया। मैं चाहूंगा कि यह अदालत इस वीडियो फुटेज और तमाम गवाहों के बयान के आधार पर जनार्दन सिंह को गौरव शर्मा की हत्या के जुर्म में सजा सुना। यह अदालत इस केस पर अगली सुनवाई में अपना फैसला देगी। तब तक के लिए यह अदालत बर्खास्त की जाती है। केरी सर, मैंने एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के रिसेप्शन की कॉल लिस्ट निकलवा ली है। 1:45 से 2 बजे के बीच सिर्फ एक कॉल आई थी। यही है वो नंबर। गौरव शर्मा के ऑफिस जाना पड़ेगा। कमरे की घड़ी की आवाज नहीं थी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी और के घड़ी की आवाज थी। और कौन था इस कमरे में? केडी सर, ये रजिस्टर देखिए, कुछ अजीब नहीं है। डॉक्टर रघुनंदन 5 दिन से यहाँ आ रहा था, लेकिन उसने अपने एड्रेस की जगह बैंगलोर के दिशा हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा है। आखिर एक डॉक्टर बैंगलोर से यहाँ काम ढूंढने क्यों आएगा? गुड क्वेश्चन वरुण, तेरे इस प्रश्न का उत्तर तो बैंगलोर जाकर ही मिलेगा। जा जरा दिशा हॉस्पिटल जाकर कर्मचारियों से बात कर, डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया का इतिहास निकाल। राइट सर। हेलो। या व्हाट? लेकिन कब? क्या हुआ? सब मेरा दोस्त
रमन स्वरूप जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, सर पुलिस को उसकी लाश एक नाले के पास से मिली है। किसी ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी है। सर उसकी लाश तो पहचानी भी नहीं जा रही थी। वो तो लकीली उसके पर्स में उसका आइडेंटिटी कार्ड था सर। सॉरी वरुण, सॉरी टू हियर अबाउट दैट। तूने बताया था तेरा दोस्त एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के लिए कोई काम कर रहा था। क्या चल रहा है इस फेडरेशन में? और मुझे लगता है ये दोनों हत्याएं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। बेंगलोर जाने से पहले तो पुलिस स्टेशन जा और तेरे दोस्त की हत्या की सारी डिटेल्स निकलवा। आई एम श्योर देयर इज अ कनेक्शन समवेयर। वरुण, डेड बॉडी को पहचान पाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन उसके पास से मिले सामान से हम ये आइडिया लगा रहे हैं कि बॉडी रमन स्वरूप की है। दवे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कब तक मिल जाएगी? वो तो कल मिलेगी, लेकिन हाँ, उनकी जेब से उनका मोबाइल मिला है जो पानी में भीग जाने की वजह से खराब हो चुका है। लेकिन सिम की मदद से हमने उनके कॉल रिकॉर्ड्स मंगवा लिए। क्या मैं वो रिपोर्ट देख सकता हूँ? हाँ जरूर। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर रघुनंदन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। डॉक्टर रघुनंदन? जी। क्या बात है बलवीर सिंह जी, क्या नायाब रास्ता ढूंढा आपने एक बार फिर से जनार्दन जी को अपने रास्ते से हटाने का। पहली बार तो आपने इन्हें खेल से बाहर किया था, इस बार तो सीधे जेल भिजवा दिया। ये आप क्या कह रहे हैं वकील साहब? वही कह रहा हूं जो सच है। आप जानते थे कि जनार्दन जी को जब फेडरेशन में चल रहे भ्रष्टाचार की जानकारी मिलेगी तो वो क्रोधित होकर कोई न कोई गलत कदम अवश्य उठाएंगे। तभी तो अंदर के इस भ्रष्टाचार की जानकारी आपने दैनिक समाचार पत्र में लीक की थी या नहीं? वकील साहब, ये सब झूठ है, बकवास है सब। ये सब झूठ नहीं, आप झूठे हैं बलवीर सिंह जी। ये रहा दैनिक समाचार पत्र के एडिटर का बयान, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है योर ऑनर कि फेडरेशन के अंदर की जानकारी लीक करने वाले बलवीर सिंह जी ही हैं या नहीं बलवीर सिंह जी? ठीक है वकील साहब, मैं मानता हूं कि वो खबर मैंने ही न्यूज़पेपर में छपवाई थी। मुझे मालूम था कि ये खबर पढ़ते ही ये गुस्से से पागल हो जाएगा, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और गौरव से जाके झगड़ा करेगा और फेडरेशन खुद छोड़ देगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सनकी जनार्दन उस गौरव का खून कर देगा। मुझे बलवीर सिंह जी से आगे कुछ नहीं पूछना। मैं डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहूंगा। डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया, बड़ी अद्भुत बात है कि वहाँ एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के दफ्तर में इतने लोगों के होने के बावजूद आप वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने जनार्दन जी को गौरव शर्मा जी के 10 माले के कैबिन से बाहर आते हुए देखा और किसी ने नहीं देखा। सही कह रहा हूँ? जी हाँ सर। और आप वहाँ 5 दिनों से गौरव शर्मा जी से मिलने का प्रयास कर रहे थे, सही कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपने हत्या के दोपहर को मिस डिकोस्टा को नीचे से एक फोन कॉल करके, झूठा फोन कॉल करके उन्हें नीचे बुलाया, सही कह रहा हूँ? ग्राउंड फ्लोर पर? जी, मैं आती हूँ। ये आप कैसे बात कर रहे हैं? मैंने कोई झूठा कॉल नहीं किया था। डॉक्टर कपाड़िया, इस अखाड़े का मैं नवसिखिया नहीं, एमेच्योर नहीं, बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी। एमेच्योर रेसलिंग फेडरेशन के रिसेप्शन पर कॉलर आईडी लगाया गया है और हर आने वाले कॉल को नंबर समेत दर्ज किया जाता है, जिसकी सूची जज साहब की मेज पर रखी हुई है, जिसमें आपका नंबर है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिस समय मिस डिकोस्टा को वो फोन गया था आप ही के नंबर से गया था। बताइए कि क्यों आपने मिस डिकोस्टा को फोन करके ग्राउंड फ्लोर पर बुलाया था? एक्चुअली सर मैं बहुत परेशान हो गया था। 5 बार लगातार कोशिश करने के बावजूद भी हेलन ने मुझे गौरव से मिलने नहीं दिया था। और जब मैंने देखा कि हेलन के अलावा ऑफिस के आजू बाजू में कोई नहीं है तो मैंने बाहर जाकर अपने मोबाइल से हेलन को कॉल किया ताकि मैं गौरव से मिल पाऊं। राइट। 12:30 बज गए। कितना बज रहा है आपकी घड़ी में? 12:30। नाइस वॉच। तो ऐसा क्या विशेष काम आन पड़ा था गौरव जी के साथ कि आप
बेंगलोर निवासी है, तो बेंगलोर में अपना काम काज सब छोड़कर यहाँ मुंबई में पड़े हुए थे, गौरव शर्मा जी के पीछे पड़े हुए थे। ऐसा क्या विशेष काम था? किसी के काम करने पर कोई रोक है क्या? अगर मैं बेंगलोर छोड़कर यहाँ काम करना चाहूँ तो कोई प्रॉब्लम है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, काम करने में अब क्या परेशानी भला। हाँ, लेकिन जब किसी काम करने के लिए इतने ठोस प्रकार से आप किसी के पीछे पड़ जाए, जो काम करने के लिए आप एक किसी प्राइवेट डिटेक्टिव का सहयोग भी ले, तब बात थोड़ी विचित्र हो जाती है। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है। ये सब बकवास है सर। देखिए, अब मैं नहीं जानता ये सब बकवास है या नहीं। मैं तो डॉक्टर कपाड़िया केवल वही दोहरा रहा हूं जो दिशा हॉस्पिटल के आपके सहकर्मियों ने मुझे बताया। रमन स्वरूप, इस नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? रमन स्वरूप, ये देखिए। जी, मैं इसे नहीं जानता। मस्ट बी जोकिंग डॉक्टर कपाड़िया। ये वही प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका सहयोग आपने लिया था इस काम के लिए। पता नहीं क्या काम आन पड़ा था आपको, और आपका इनके साथ फोन पर फोन कॉल्स का आदान प्रदान चलता रहता था। और मुंबई में भी आप जब आए मुंबई, उसके 2 महीना पहले से ये आपके केस पर काम कर रहे थे। ये सब बेकार की बात है और मैं इस आदमी को जानता तक नहीं। गौरव शर्मा को तो जानते थे या नहीं जानते? जी नहीं। गौरव शर्मा को भी नहीं जानते। डॉक्टर कपाड़िया, अब भी आप अगर सच ना बोलना चाहें तो एक बार जसपाल सिंह जी को बुलाकर प्रयास करते हैं, शायद वो सच बोल दें। जसपाल जी, आप रमन स्वरूप को तो नहीं जानते होंगे? मैं इस आदमी से पहले कभी नहीं मिला। हाँ, लेकिन डॉक्टर कपाड़िया को तो आप जानते हैं या जानते थे? जी नहीं। कि ये तस्वीर तो कुछ और ही कह रही है। ये 8 साल पहले की मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कॉन्फ्रेंस, ये देखिए आप हैं, आप ही हैं? जी हाँ। ये गौरव शर्मा जी हैं। बिल्कुल। और ये बिल्कुल लग के खड़े हुए ये डॉक्टर कपाड़िया हैं, देखिए। तभी आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते उन्हें। अब देखिए केडी साहब, मैं और गौरव पिछले 15 सालों से साथ थे, और इन 15 सालों के दरमियान हम ऐसे कई एसोसिएशंस और फेडरेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं। तो अब सबको तो नहीं पहचान सकते ना। आपको तो डॉक्टर कपाड़िया याद नहीं आए? क्या आपको लगता है कि इस तस्वीर को देखने के बाद डॉक्टर कपाड़िया की स्मरण शक्ति जागेगी, वो पहचान पाएंगे सबको? जी नहीं। कमाल है डॉक्टर साहब, ये तस्वीर बताने के बाद भी आप गौरव शर्मा और जसपाल संधू को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। ये तो बताइए डॉक्टर कपाड़िया कि आपको 8 साल पहले 7 साल के लिए बेंगलोर जेल भेज दिया गया था। क्यों, क्या अपराध किया था आपने? डॉक्टर कपाड़िया कि आपको 8 साल पहले 7 साल के लिए बेंगलोर जेल भेज दिया गया था। क्यों, क्या अपराध किया था आपने? धोखा दिया था इन दोनों ने मुझे। इन दोनों की वजह से मुझे जेल हुई। आज का गौरव शर्मा, कल का रघुवीर यादव था। उसने मेरी मदद से बेंगलोर मेडिकल एसोसिएशन खोला और मेरी पोजीशन का गलत फायदा लिया। कुछ दिनों में करोड़ों का गफला करके वो भाग गया और मैं फंस गया, मुझे जेल हो गई। फिर जेल से रिहा होने के बाद में आपने रमन स्वरूप की मदद लेकर गौरव शर्मा उर्फ रघुवीर शर्मा को ढूंढ निकाला। मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी रमन स्वरूप को नहीं जानता हूँ। डॉक्टर कपाड़िया, अगर आप रमन स्वरूप को जानते ही नहीं तो फिर आपने उनकी हत्या क्यों की? 1:50 हो गया। बोलिए ना, आपने रमन स्वरूप की हत्या क्यों की जब आप जानते ही नहीं थे उसको? मैंने किसी की हत्या नहीं की। योर ऑनर, रमन स्वरूप के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उन्हें 1 जून की रात को .22 कैलिबर रिवॉल्वर से गोली मारी गई थी और फिर उनके शरीर को नाले में फेंका गया था। बैलिस्टिक्स के अनुसार वो .22 कैलिबर रिवॉल्वर डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया की है। वो रिवॉल्वर इनके नाम पर रजिस्टर्ड है और पुलिस ने वो रिवॉल्वर इनके होटल के कमरे से बरामद की है। डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया, क्या आप अब भी यही कहेंगे कि आपने रमन स्वरूप की हत्या नहीं की?
ये मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। रमन स्वरूप को ना मैं जानता था, ना मैंने रमन स्वरूप का खून किया है। गौरव शर्मा को तो आप जानते थे, क्या आपने उसकी हत्या की है? ये क्या बकवास है? मैंने पहले भी अपने बयान में बताया कि मैं जब 10th फ्लोर पर पहुंचा था तभी मैंने जनार्दन को बाहर आते हुए देखा था। हाँ, ये तो बताया, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि जनार्दन जी के वहां से जाने के बाद आप गौरव शर्मा के कैबिन में गए। गौरव शर्मा टेबल पर चोट लगने के कारण जमीन पर बेहोश पड़े हुए थे। आपने उन्हें उठाया और 10 माले की खिड़की से नीचे फेंका या नहीं? ये झूठ है, बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। 155 डॉक्टर कपाड़िया, 1:55। योर ऑनर, अगर डॉक्टर कपाड़िया अब भी सच कबूल करने को तैयार नहीं है तो मैं एक बार फिर अदालत में वही स्पाई कैम फुटेज चलाना चाहूंगा जो पहली बार प्रोसिक्यूशन ने बतौर चश्मदीद गवाह के पेश की थी। ये सब क्या है? ये बिजनेस है, ये सब करना पड़ता है जनार्दन। अगर ये बिजनेस है तो मैं आज से और अभी से इस फेडरेशन से नाता तोड़ रहा हूँ। तुम्हें फेडरेशन से जाने से रोकने के लिए मेरा एक इशारा बहुत है। योर ऑनर, हाँ डॉक्टर कपाड़िया, अब करेंगे एक बाले जुर्म या कुछ और सबूत पेश करूं? मैंने कहा था आपसे इस अखाड़े का मैंने सीखा नहीं, मजा हुआ खिलाड़ी। हाँ, मैंने ही गौरव का खून किया। उसकी वजह से 7 साल मैंने जेल में बिताए और इस शर्मिंदगी की वजह से मेरी बीवी ने आत्महत्या करी और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ गौरव ही था। गौरव। मैं 1 साल पहले जेल से छूटा और तब से गौरव की तलाश शुरू कर दी मैंने। दिशा हॉस्पिटल ने मुझे कैजुअल सा जॉब दिया था, लेकिन मेरा मकसद अब प्रैक्टिस करना नहीं रहा था, मुझे गौरव को खत्म करना था। मेरी बीवी की मौत का बदला लेना था मुझे उससे, और इसीलिए मैंने रमन स्वरूप डिटेक्टिव को हायर किया। लेकिन जब उसने मुझे बताया कि गौरव फेडरेशन का काम कर रहा है, तब मैंने सोचा कि ये डिटेक्टिव जान गया है कि मैं गौरव को ढूंढ रहा हूं और आगे जाके वो खतरा बन सकता है। मैं मौका ढूंढ रहा था गौरव को मारने का, और उस दिन जनार्दन ने मुझे वो मौका दे दिया। मैंने सोचा गौरव का खून का इल्जाम जनार्दन पर आएगा, कोई मेरी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। लेकिन ठीक है, मुझे अपने गुनाह का कोई अफसोस नहीं है। अब जिंदगी में बचा ही क्या है कि मैं कोई सजा से डरूं। The defense rests, Your Honor. तमाम सबूतों, गवाहों और डॉक्टर रघुनंदन कपाड़िया के बयान के आधार पर यह अदालत जनार्दन सिंह को बाइज्जत बरी करती है और डॉक्टर रघुनंदन पर रमन स्वरूप और गौरव शर्मा के कत्ल के जुर्म में केस चलाने का हुक्म सुनाती है। The case is closed.